नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा सत्र में मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा की मांग की है। उनका कहना है कि खाड़ी के हालातों पर भारत का स्टैंड खुद को प्रधानमंत्री सदन के सामने रखें। राहुल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और इसलिए वो बार बार चर्चा से भाग रहे हैं। यूएस के साथ ट्रेड डील के नाम पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है और अब ईरान को लेकर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग से भारत में आर्थिक तबाही आ सकती है। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। विपक्षी सांसदों ने लगातार हंगामा और नारेबाजी भी की है। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, नई चर्चा की मांग क्यों की जाए, जो प्रस्ताव लाए गए हैं उस पर बहस हो। ऐसे बर्ताव से देश का भला नहीं होगा। गैर जिम्मेदार विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार काफी गंभीर और प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूदा भारतीयों के संपर्क में भी हैं। समय रहते नागरिकों को आगाह किया गया है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार सतर्क है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग को लेकर भारी हंगामा हुआ है। कांग्रेस सांसद ने खरगे से जंग से पैदा हुई ऊर्जा संकट का मुद्दा उठाया। खरगे ने कहा कि जंग के चलते भारत की ऊर्जा संकट पर खतरे मंडरा रहे हैं। सदन में चर्चा होनी चाहिए। सिलेंडर के दाम बढ़ गए। खरगे ने जंग में फंसे भारतीयों को लेकर भी चिंता जताई है। खरगे ने खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा निश्चित करने की मांग की। कई भारतीयों को लापता और मारे जाने का भी दावा किया। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की दिलचस्पी सिर्फ अराजकता पैदा करने में, विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ हुड़दंग मचाने में माहिर है। जब मुद्दों पर बहस होती है तो ये लोग सदन से भागते हैं। सही मायने में विपक्ष देश हित नहीं चाहता। विपक्ष अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास पहुंचकर सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर दुख जताया। शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती मौजूद रहीं। खामेनेई की मौत पर दुख जताया। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के राजदूत से भी मुलाकात की। जंग के 10वें दिन भी ईरान पर इजरायल का और अमेरिका का ताबड़तोड़ हमला जारी है। इस्फहान के ऑप्टिक्स प्लांट पर अमेरिका ने मिसाइल अटैक किया। हमले के बाद प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो वहीं मिनाब में गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले का एक वीडियो सामने आया है। विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुब्बार दिखा। ईरान ने अमेरिका इजरायल पर हमले का आरोप लगाया है और इस हमले में 160 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्कूल पर हमला करने से भी इनकार किया था। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी करके ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। यूएई ने यह दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 16 ईरानी मिसाइल्स को हवा में ही बर्बाद कर दिया है, जबकि एक मिसाइल समुद्र में गिरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि यूएई के आसमान में 117 ड्रोन दिखे, जिनमें से 113 को रोककर नष्ट कर दिया गया है, जबकि 4 ड्रोन देश के भीतर ही गिरे। ईरानी हमलों की शुरुआत से अब तक 238 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1422 ड्रोन देखे जा चुके हैं। सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार हो गई है। इसका असर एशियाई बाजार पर दिखा है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। दूसरी तरफ एशियाई बाजार में भारी गिरावट रही। जापान, साउथ कोरिया और सभी एशियाई देशों में बाजार 6 से 8% तक गिरा। कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल से भी ज्यादा समय तक हाई स्तर पर हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते दुनिया के सामने तेल और गैस का संकट है। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे में गैस से चलने वाले शमशान घाट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पुणे नगर निगम ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के बाद एक कदम उठाया। एलपीजी गैस की कमी के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि एक शव के अंतिम संस्कार में 18 किलो गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि वैकल्पिक शवदाह सुविधाएं चालू रहेंगी। दिल्ली को देश की हाईटेक राजधानी बनाने के लिए केंद्र और रेखा सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री खुद दिल्ली के मास्टर प्लान को लेकर रणनीति बना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने इसी को लेकर एक बड़ी बैठक भी की है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्य की सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद हैं। मीटिंग में दिल्ली के मास्टर प्लान की समीक्षा हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में बजट पेश किया है। महिलाओं की समानता का ख्याल रखा गया इस बजट में। इस बार बजट 1,11,730 करोड़ रुपए का है, जो पिछली बार से 10% ज्यादा है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर है। ये बजट निरंतरता को दर्शाता है।
दिल्ली दंगा मामले में साजिश का आरोप शर्जील इमाम पर लगा था। 6 साल बाद जेल से बाहर आएगा शर्जील इमाम। दिल्ली कोर्ट ने उसे 10 दिन की अंतरिम बेल दे दी है। भाई की शादी और बीमार मां के इलाज को लेकर उसे राहत दी गई है। 2020 दिल्ली दंगा मामले में साजिश को लेकर शर्जील पर कई केस चल रहे हैं। देशद्रोह और यूएपीए जैसे गंभीर मामलों को लेकर जांच जारी है। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई और कहा कि आज महिलाओं ने हर फील्ड में बड़ा मुकाम हासिल किया है। निर्णय क्षमता और साहस का कोई जेंडर नहीं होता है। कामयाबी चाहिए तो अपनी किस्मत खुद लिखिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि मेरा परिवार मेरी राजनीति में आने के पक्ष में नहीं था, लेकिन रास्ता मैंने खुद चुना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी सीएम बनूंगी। रेखा गुप्ता ने सुषमा स्वराज को रोल मॉडल बताया और कहा कि हर महिला को सम्मान का जीवन चुनने का हक है। श्री कॉन्क्लेव में बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी शिरकत की है। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी नेता बन जाऊंगी। हर इंसान चाहता है कि आगे बढ़े, लेकिन भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस राह पर चल सकूं। मैथिली ठाकुर ने प्रधानमंत्री को अपना आदर्श बताया। मैथिली ठाकुर ने कहा कि मेरे पिताजी खास ध्यान रखते थे कि बेटा करे ना करे, बेटी को जरूर पढ़ाना है। ऐसे घर में पली बड़ी जहां पर प्राथमिकता के साथ मुझे संगीत में आगे बढ़ाया गया। पाकिस्तान के होश उड़ाने वाले स्क्वाड्रन लीडर नेहा और आकांक्षा ने शी कॉन्क्लेव में अपनी जाबाजी की कहानी शेयर की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए आकांक्षा ने कहा कि देश के लिए मर मिटने का जज्बा सबसे ऊपर है। स्क्वाड्रन लीडर नेहा ने बताया कि एक फौजी की पत्नी और ऑफिसर होने के नाते घर और सरहद दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाना बेहद जरूरी है। एयरफोर्स की फाइटर बेटियों का कहना है कि अब वक्त बदल रहा है, सेना में महिलाओं का दबदबा बढ़ रहा है। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव के किराना सांसद इकरा हसन ने भी अपनी सियासी यात्रा को एक्सीडेंटल बताया। इकरा हसन ने कहा कि राजनीति उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए सपा सांसद बोली कि सिर्फ 1-2 टिकट से बदलाव नहीं आएगा, राजनीतिक दलों में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। इकरा हसन ने यह भी कहा कि महिलाओं के पहनावे पर नहीं, काबिलियत पर फोकस होना चाहिए। हिजाब और पर्दा भी महिलाओं पर थोपा नहीं जाना चाहिए। ये हर महिला की अपनी चॉइस है। शी कॉन्क्लेव में समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने भी शिरकत की। शांभवी चौधरी ने अपनी राजनीतिक यात्रा पर खुलकर बात करते हुए कहा कि बचपन से ही उनका सपना सेवा करना और नेता बनना था। नेपो किट के आरोप पर पलटवार करते हुए शांभवी ने कहा कि महिलाओं को इस नाम पर ज्यादा टारगेट किया जाता है, जो जनता का अपमान है। शांभवी चौधरी ने दुख जताते हुए कहा कि टिकट बंटवारे में आज भी महिलाएं सेकंड चॉइस हैं और राजनीति को महिलाओं के लिए अभी और सुरक्षित बनाने की जरूरत है। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने महिलाओं के संघर्ष पर खोलकर बात की। मेधा रूपम ने कहा कि यूपी की बेटियां हर गांव से आगे बढ़ रही हैं। मेल ईगो को खत्म करने के लिए महिलाओं का हर फील्ड में होना जरूरी है। डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा ने बताया कि उन्हें आज भी खुद को साबित करना पड़ता है, लेकिन चुनौतियां ही जीवन को बेहतर बनाती हैं। इंडिया टीवी के शी कॉन्क्लेव में कश्मीर की दिग्गज हस्तियों ने घाटी के बदलते हालातों पर बात रखी। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर दरख्वाशा अंद्राबी ने कहा कि अब कश्मीर में बेटियों के लिए पढ़ाई और राजनीति की राह आसान है। क्रिकेटर जसिया अख्तर ने 2006 के उस खौफनाक मंजर को याद किया जो उन्हें बंदूकधारियों ने डराया था, लेकिन उन्होंने डर से हार नहीं मानी। कम्युनिटी रिसर्चर अनिका नजीर ने माना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से अब कम उम्र में शादी का रिवाज बदल रहा है। दिल्ली के नागलोई में तेज रफ्तार डीटीसी बस का कहर देखने को मिला। बस ने पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी और इसके बाद स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हैं, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की है और बस को आग के हवाले कर दिया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी है। पुलिस की टीम ने भीड़ को काबू में किया। मामले की पुलिस जांच कर रही है। यूपी के कौशाम्बी में रंगभरी होली की बारात के दौरान बड़ा बवाल हो गया। मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच में जबरदस्त बवाल हो गया। कहा-सुनी के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 3 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाकर मामले को शांत कराया गया। तनाव को देखते हुए फिलहाल पूरे इलाके को भारी पुलिस फोर्स की देखरेख में रखा गया है। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस के बड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर हैं। कर्नाटक के हुबली से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर एक 22 साल के युवक की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हुबली के विद्यानगर इलाके में युवक अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि युवक का सिर डिवाइडर से लगा और मौके पर ही उसकी जान चली गई।
कन्याकुमारी में एक साथ सैकड़ों कछुओं को समंदर में छोड़ा गया है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे बेबी टर्टल्स को एक साथ समंदर में छोड़ा गया है। समंदर की रेत पर उतरते ही कछुओं की चहलकदमी भी तेज हो गई। वो तुरंत समंदर की तरफ बढ़े। बता दें कि ये सभी कछुए हाल ही में अंडे से बाहर आए हैं। कुछ दिन की निगरानी के बाद इन्हें समंदर में छोड़ा गया है।